क्या भारत बनेगा टेक्सटाइल किंग? डांस फिनांस के इस पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट सीरीज में हम हर शनिवार को भारत के वित्त से संबंधित एक अनोखी कहानी आपके सामने लाएंगे। इस पॉडकास्ट को आप 1.25x की स्पीड पर देखिएगा बेहतर अनुभव करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत मेहता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर फूफा। तो आज की कहानी है कि भारत सरकार कैसे भारतीय कपड़ा उद्योग को उसके गौरवशाली दिनों में वापस ले जाने का इरादा रख रही है और क्या वह उसके प्रति एक्शन ले रही है। तो सबसे पहले आते हैं हम कहानी की ओर। 2021 में तमिलनाडु के तिरुपुर शहर ने 30,000 करोड़ रुपए के कपड़ा उत्पादों का निर्यात किया। 1985 में इसने मात्र 15 करोड़ का निर्यात किया था। संक्षेप में, तिरुपुर के कपड़ा क्षेत्र में पिछले 37 वर्षों से हर साल 23% वार्षिक वृद्धि हुई है। वास्तव में यह विकास की कहानी इतनी आश्चर्यजनक है कि वे अब भारत के कपड़ा निर्यात में 50% से अधिक योगदान करते हैं और इसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह भारत के अन्य हिस्सों में तिरुपुर की सफलता दोहरा सकती है। इसीलिए 1 साल पहले सरकार ने कुछ कठोर करने का फैसला किया। इसने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा करी। सूत की कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई और अंतिम उत्पाद के निर्माण से लेकर संपूर्ण परिधान मूल्य श्रृंखला को समेटे हुए विशाल कारखानों के बारे में सोचें, सभी एक स्थान पर। सरकार ने इसे मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम बोला, मित्रा जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए लगभग 4,445 करोड़ रुपए अलग से रखने के लिए वादा किया। इसने राज्यों को योजना के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया और यह अब पिछले कुछ लाभार्थियों को शून्य करने के अंतिम चरण में है। लेकिन रुकिए, सरकार टेक्सटाइल के लिए मेगा पार्क स्थापित करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? शुरुआत के लिए कपड़ा मायने रखता है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान भी देता है और एक उद्योग के रूप में यह देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। कृषि नंबर 1 पे है और कपड़ा उद्योग बढ़ने से देश में रोजगार की समस्या को कुछ हद तक हल करने में मदद भी मिल सकती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जब परिधान निर्यात की बात आती है तो भारत ने अपनी चमक खो दी है। सिर्फ एक दशक पहले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। अब निर्यात का हमारा हिस्सा वित्त वर्ष 2010 में 6% से गिरकर वित्त वर्ष 2011 में 4.2% हो गया था। हम रैंकिंग में नीचे आ गए हैं और हम शीघ्र परिधान निर्यातकों की सूची में 6ठे स्थान पर है। इसलिए इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों की कल्पना भारत के अपने पूर्व गौरव को वापस पाने के तरीके के रूप में की गई है। लेकिन क्या ये मदद करेगा? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत के कपड़ा उद्योग में क्या गलत हुआ और वास्तव में ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है कि हम अपने पड़ोसी देश से अपनी तुलना करें। देखिए, पिछले एक दशक में बांग्लादेश जैसे देश परिधान निर्माण में आगे बढ़े हैं और उन्होंने मुख्य रूप से कम लागत संरचना के कारण ऐसा किया है। उदाहरण के लिए श्रम को देखें। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट से पता चला था कि भारत के कपड़ा कारखानों में एक कर्मचारी के लिए औसत मासिक वेतन 10,000 था, जबकि बांग्लादेशी श्रमिकों के लिए केवल आधा ही अर्जित किया। यह एक शोषक प्रथा है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि परिधान कंपनियां भारत के विपरीत बांग्लादेश से कपड़ा उत्पादों को भेजती हैं। लेकिन यह केवल लागत संरचना के बारे में नहीं है।
उत्पादकता के मोर्चे पर भी हमारे पास कमी है। भारतीय श्रमिकों ने प्रति पाली 10 से 12 कपड़ों का उत्पादन किया, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश में श्रमिकों ने लगभग 20 कपड़ों का उत्पादन किया। फिर आप अन्य ओवरहेड्स जोड़ते हैं। भारत में बिजली की दरें बांग्लादेश की तुलना में 30 से 40% ज्यादा है। यह परिधान निर्माताओं द्वारा बोली जाने वाली अंतिम लागत को भी पूरा करती है। माल ढुलाई की भी लागत है। उदाहरण के लिए भारत में वरिष्ठ कपड़ा मूल्य श्रृंखला इस प्रकार काम करती है। आपके पास कपास है जो मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र से उगाई जाती है, जिसे बाद में तमिलनाडु भेजा जाता है। यहाँ कपास को काता जाता है और राजस्थान प्रसंस्करण इकाइयों में वापस भेज दिया जाता है, और फिर प्रसंस्कृत कपड़े अनिसर बेंगलुरु और कोलकाता कारखानों में अपना रास्ता बनाते हैं और अंत में निर्यात के लिए तैयार उत्पादों को पैक करके मुंबई और कांडाला के बंदरगाहों पर भेज दिया जाता है। ये सब लागत में जुड़ता है और इसीलिए सरकार पूरी वैल्यू चेन एक जगह स्थापित करना चाहती है। इसके अलावा वे उन लाभों का भी विस्तार करना चाहते हैं जो संभावित रूप से फैक्ट्री ओवरहेड को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य 15 साल के लिए बंद दरों के साथ बिजली दरों के लिए भी प्रतिबद्ध हो। इस तरह निर्माता अपने संचालन की बेहतर योजना बना सकते हैं। लेकिन सरकार यह भी जानती है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को कम से कम विकसित देश का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें तरजीही बाजार पहुंच मिलती है। इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण के रूप में यूरोपीय संघ को लें। उनके पास एवरीथिंग बट आर्मर्स स्कीम नाम की कोई चीज है। ये कार्यक्रम बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी शुल्क के यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात बांग्लादेश कर सकता है। दूसरी ओर भारत निर्यातकों को इसी चीज के लिए लगभग 10% टैक्स देना पड़ता है। आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बांग्लादेश के लिए फायदेमंद है। हालांकि 2026 तक बांग्लादेश अपनी यह स्थिति से ऊपर उठ जाएगा और उन्हें ये 10% का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। हम पहले ही यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे कपड़ा उद्योग को इन बाजारों तक पहुंच प्रदान की जा सके। और हो सकता है कि इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों द्वारा लाए जा सकने वाले पैमाने की अर्थव्यवस्था आखिरकार उस क्षेत्र को बढ़ावा देगी जिसकी इतनी बुरी तरह से हमें जरूरत है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या भारत फिर से कपड़ा क्षेत्र में अपना पुराना गौरव हासिल कर पाता है। तब तक अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों, साथियों के साथ और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटें। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले डांस फाइनेंस के एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।